हाय एवरीवन। हम भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें भी सबसे पहले प्राचीन इतिहास का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम इतिहास का अध्ययन करते हुए वैदिक काल तक पहुँचे हैं। आज की वीडियो में हम वैदिक काल को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा है। इस काल में चूँकि वेदों की रचना हुई, इसी कारण इस काल को वैदिक काल कहा गया। वेद इसी काल की कृति हैं। इसी कारण इस युग की जानकारी के लिए वेद बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। वैदिक युग की शुरुआत भारत में आर्यों के आने से हुई है। स्टूडेंट्स, आर्यों के आने को लेकर भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। बाल गंगाधर तिलक रूस से आर्यों का आगमन बताते हैं। वहीं आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती तिब्बत से आर्यों का आगमन बताते हैं। अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत है कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे। आर्यों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किए जाने का भी प्रमाण मार्टिमन विलियर देते हैं, यद्यपि यह प्रमाण अभी अमान्य है। स्टूडेंट्स, आर्यों के आगमन के साथ ही भारत में वैदिक काल का आरंभ होता है। आइए अब हम वैदिक काल की विशेषताओं को एक एक करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, वैदिक काल दो भागों में विभक्त है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सर्वप्रथम हम ऋग्वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय अवधि में रहा। इस समय में आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में रहा करते थे। यह 7 नदियों की भूमि को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। ये 7 नदियाँ थी: सिंधु, जो आज भी विद्यमान है सिंधु के नाम से ही, बिपाशा अर्थात व्यास, वितस्ता अर्थात झेलम, पुरुषनी अर्थात रावी, अश्किनी अर्थात चिनाब, सुधुत्री अर्थात सतलुज एवं सरस्वती। यह आर्यों का पहला निवास स्थान था। इन ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक स्थिति को भी देखते हैं। इस समय राजा को राजन कहा जाता था, लेकिन उसकी स्थिति कुछ ज़्यादा विशिष्ट नहीं थी, बल्कि कबीले के एक मुखिया के समान ही थी। उसके अधिकार भी अपेक्षाकृत कम थे। कोई नियमित कर प्रणाली भी उस समय तक विद्यमान नहीं थी और ना ही कोई विशेष प्रशासनिक ढांचा था। ऋग्वैदिक काल में जन सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी। यही एक प्रकार का प्रदेश हुआ करता था, या प्रदेश कह सकते हैं, यद्यपि यह बहुत छोटा हुआ करता था। सामाजिक समूहीकरण इस प्रकार था। सबसे प्रथम में कुल अर्थात परिवार था। परिवारों से मिलकर ग्राम बनते थे, उनसे विश्व और फिर जन। जनजातीय सभाओं को सभा और समिति कहा जाता था। ये दोनों ही राजा के लिए प्रमुख परामर्शदात्री संस्थाओं का कार्य करती थी। ऋग्वैदिक काल के कुछ प्रमुख कबीलों को देख लेते हैं। इनमें भरत, मत्स्य, यदु और पुरु प्रमुख हैं। जब इनके मध्य युद्ध हुआ तो इसमें भरत कबीले की विजय हुई थी। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने देखा कि राजनीतिक स्थिति कुछ विशेष स्पष्ट नहीं थी। आइए अब हम ऋग्वैदिक आर्यों की सामाजिक स्थिति को देखते हैं। इस समय तक समाज में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। उन्हें सभा और समिति में भाग लेने का तो अधिकार था ही, इसके अतिरिक्त उन्हें यज्ञोपवीत धारण करने, वेदों के पठन पाठन, यज्ञ में भाग लेने, इस सभी का अधिकार था। अपाला, लोपामुद्रा, विश्वरा और घोष, ये कुछ प्रभावशाली महिलाएं इस समय उपस्थित थी, जिनके द्वारा निर्मित श्लोकों को वेदों में भी स्थान प्राप्त हुआ है। इस समय तक गायें बहुत ही महत्वपूर्ण पशु था, जिसे अघन्या की उपाधि दी गई थी। अघन्या से तात्पर्य है जिसका वध न किया जा सके। बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कोई भी कुरीति इस समाज में नहीं थी और न ही कोई सामाजिक भेदभाव था। यद्यपि कुछ मात्रा में सामाजिक भेदभाव की उपस्थिति दिखती है, वह भी कठोर और वंशानुगत नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह समाज एक कबीलाई समाज का प्रतिनिधित्व करता था। सामाजिक स्थिति के बाद अगर हम आर्यों की आर्थिक स्थिति को देखें तो वह भी निम्न प्रकार स्पष्ट होती है। आर्य कृषि कार्य करते थे, लेकिन पशुपालन अधिक महत्वपूर्ण था। इस समय तक आर्य पशुओं से प्राप्त उत्पादों, दूध, दही, मांस इत्यादि का प्रयोग किया करते थे। परिवहन के लिए घोड़े के रथ और नदियों का उपयोग किया जाता था। सूती, ऊनी इन कपड़ों को काता और इस्तेमाल में लाया जाता था। इस समय तक वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलन में थी।
लेकिन बाद में निष्क नामक आभूषण को सिक्के की तरह प्रयोग किया जाने लगा। कहा जाता है कि यह निष्क नामक आभूषण गले में धारण करने का होता था, जिसे बाद में सिक्के की तरह से प्रयोग किया गया। इस प्रकार इनकी आर्थिक स्थिति स्पष्ट होती है, जिसमें पशुपालन का योगदान सर्वाधिक है। स्टूडेंट्स, आर्थिक स्थिति के पश्चात आइए अब हम ऋग्वैदिक आर्यों की धार्मिक स्थिति को देखते हैं। इस समय तक आर्य पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा जैसी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा किया करते थे। इनमें कर्मकांडों का अभाव था एवं प्रार्थना की अधिकता थी। इस समय इंद्र सबसे ज़्यादा प्रमुख महत्वपूर्ण देवता थे और इंद्र की उपासना हेतु वेदों में सर्वाधिक मंत्र दिए गए हैं। महिला देवियों में उषा और अदिति प्रमुख थी। एक ध्यान रखने वाला तथ्य यह है कि ऋग्वैदिक आर्यों के समय में मंदिर और मूर्ति पूजा का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। इनके जो भी प्रमाण मिलते हैं वह प्रकृति पूजा के, और उसमें भी अधिकतम इंद्र के पूजा के प्रमाण मिलते हैं। इंद्र को इस काल में पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। स्टूडेंट्स, धार्मिक स्थिति के पश्चात आइए अब हम ऋग्वैदिक आर्यों के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों से परिचित हो चुके हैं। आइए अब हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश कर उसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ऋग्वैदिक काल का अध्ययन करते हुए देखा है कि आर्यों की मुख्य भूमि सप्त सिंधु प्रदेश ही था, लेकिन इस समय तक आर्य सप्त सिंधु से आगे बढ़कर या सप्त सिंधु से आगे बढ़कर पूर्व की ओर चले गए। वहाँ पर वो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसमें कौशल के स्थान शामिल हैं, उनके साथ ही बिहार एवं कुछ दूसरे क्षेत्रों पर भी अधिकार स्थापित कर चुके थे। उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रही। आइए अब हम उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति को देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस समय तक आते आते जन मिलकर जनपद और जनपद मिलकर महाजनपद बन चुके थे। राजा की शक्ति में भी अपेक्षाकृत वृद्धि हो चुकी थी और राजा द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने हेतु प्रशासन एवं सैन्य व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया गया था। राजा के द्वारा विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाने लगे थे। इनमें राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ प्रमुख थे। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक का यज्ञ था। वाजपेय यज्ञ रथ दौड़ से संबंधित था। अश्वमेध यज्ञ सुरक्षा के हेतु हुआ करता था, जिसके द्वारा यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता एवं जो भी कोई चुनौती दे उसे युद्ध में परास्त करने का प्रयास किया जाता था। इस समय तक आते आते सभा समिति का तो महत्व कम हो ही गया था, विदत नाम की एक महत्वपूर्ण संस्था का भी महत्व कम हो गया था। स्टूडेंट, इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक स्थिति ऋग्वैदिक कालीन समाज की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हुई एवं राजा का पद भी विशिष्ट बना। इसकी सामाजिक स्थिति को भी देखते हैं। सामाजिक भेद की वर्ण व्यवस्था अब वंशानुगत हो गई। स्टूडेंट्स, यहाँ तात्पर्य यह है कि पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण अपने कर्म के हिसाब से निर्धारित हुआ करते थे। उस समय ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र भी हो सकता था और शूद्र के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, इनमें से कुछ भी हो सकते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर स्थापित हो गई और ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण तथा शूद्र का पुत्र शूद्र ही होने लगा। इस समय महिलाओं को सभा और समितियों जैसे सार्वजनिक सभाओं में भाग लेने की अनुमति समाप्त कर दी गई। यद्यपि इस समय तक भी महिलाओं का यज्ञोपवीत संस्कार होता रहा था, लेकिन समाज में उनका स्थान कम हो गया। इस समय तक आते आते बाल विवाह भी होने लगे एवं स्थिति तो यह हो गई कि बाल विवाह आम हो गए। व्यवसाय के आधार पर उपजातियों का भी उद्भव होने लगा। इस समय गोत्र नाम की संस्था को पूर्ण रूप से संस्थागत रूप दे दिया गया। इस प्रकार सामाजिक स्थिति ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में थोड़ी अधिक जटिल हो गई थी। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति को देखते हैं। हमने देखा था स्टूडेंट्स कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख कर्म था, लेकिन इस समय तक आते आते कृषि, धातु का काम, मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी इत्यादि कार्य मुख्य व्यवसाय हो गए। इस समय आते आते सुमेरिया जैसे दूर दराज के क्षेत्रों तक भी आर्य लोग विदेशी व्यापार करने लगे। यही काल था जब यद्यपि मुद्रा व्यवस्था अधिक प्रचलन में तो नहीं आई, लेकिन ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक प्रचलन में आ गई थी। इस समय की धार्मिक स्थिति को देखते हैं।
स्टूडेंट, इस समय प्रजापति और विष्णु महत्वपूर्ण देवता बन गए थे। यद्यपि प्रजापति और विष्णु का स्थान ऋग्वैदिक काल में भी था, लेकिन अपेक्षाकृत कम था। जो स्थान ऋग्वैदिक काल में इंद्र को प्राप्त था, वह उत्तर वैदिक काल में प्रजापति और विष्णु को प्राप्त हो गया तथा इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया। इस समय अनुष्ठान और यज्ञ अधिक विस्तृत होने लगे, यज्ञों में बलियां दी जाने लगी, पुरोहित वर्ग शक्तिशाली हो गया और कर्मकांड की अधिकता हो गई। यही कारण है कि बाद में इसी काल के अंत के पश्चात बौद्ध और जैन जैसे नास्तिक धर्म संप्रदायों का उदय भी हुआ। स्टूडेंट्स, इस समय यज्ञों में जितनी पशु बलि हुई, उससे अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होने लगी थी। बौद्ध और जैन के उदय में एक यह कारण भी महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक स्थिति के बाद हम वैदिक साहित्य को समग्रता से देखने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, वैदिक साहित्य वेद से बना और वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। इसका अर्थ है ज्ञान। ऋग्वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक काल में हुई थी। अन्य 3 उत्तर वैदिक युग में लिखे गए थे। स्टूडेंट्स, आइए हम एक एक करके वेदों के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद संसार का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है। इसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही है। कहा जाता है ऋषि विश्वामित्र ने अनार्यों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र का निर्माण किया था। स्टूडेंट्स, यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था इतनी सरल थी कि विश्वामित्र जो एक समय पर राजा रहे थे, वह बाद में पुरोहित अथवा ब्राह्मण वृत्ति को अपना चुके थे। ऋग्वेद के पश्चात यजुर्वेद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यजुर्वेद अनुष्ठानों से संबंधित है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। स्टूडेंट्स, यजुर्वेद में अनुष्ठानों के साथ साथ यज्ञ, न्याय, सामाजिक व्यवस्था इत्यादि का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। यजुर्वेद के पश्चात सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित है। इसके सभी श्लोक संगीत की तर्ज पर ही लिखे गए हैं। स्टूडेंट्स, भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से ही मानी जाती है। सामवेद के पश्चात अथर्ववेद। अथर्ववेद मंत्र और जादुई सूत्रों को अपने में शामिल किए हुए है। इसमें तंत्र, मंत्र, चिकित्सा, विज्ञान इत्यादि का वर्णन किया गया है। वेदों के पश्चात अन्य वैदिक ग्रंथों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिनमें शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण इत्यादि महत्वपूर्ण कृतियाँ शामिल हैं। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की भी उत्पत्ति हुई, अर्थात वेदांगों का भी निर्माण किया गया। स्टूडेंट्स, उपनिषदों में भी वेदांत कहे गए हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद इत्यादि प्रमुख है। भारतीय शासन व्यवस्था का सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। स्टूडेंट्स, इसके प्रकार हम आगे बढ़ते हुए इसी कार्य में देखते हैं कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की भी रचना की गई थी। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाला तथ्य यह है कि रामायण और महाभारत की रचना इस काल में आरंभ तो अवश्य हुई, किंतु पूर्ण नहीं हुई थी। इतिहासवेत्ताओं के अनुसार गुप्त काल तक आते आते रामायण और महाभारत को पूर्ण रूप प्रदान किया गया। रामायण के संपूर्ण 24,000 श्लोक गुप्त काल तक आते आते ही पूर्ण रूप से लिखे गए थे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम इतिहास के संबंध में इसी प्रकार दूसरी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।